नमस्कार दोस्तों, आप लोग को जोहार एग्जाम में स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग झारखंड महिला सुपरवाइजर जो आप लोगों को सब्जेक्ट है दोस्तों, जो होम साइंस। तो होम साइंस का आज हम लोग इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे दोस्तों, जो यूनिट 9 रहेगा दोस्तों। जो उसका सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को ये एमसीक्यू बनाया गया है दोस्तों, जो एग्ज़ाम के लिए एक रामबाण की तरह साबित होगा। ये एमसीक्यू जो आप लोग को सिलेबस के अकॉर्डिंग जिस जिस पॉइंट में है उस पॉइंट के हिसाब से ये एमसीक्यू बनाया गया है, जिससे कि आप लोग को एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटे ना। तो इस यूनिट से तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं, समझे। आई होप आप लोग को लेडी सुपरवाइजर का तैयारी अच्छे से चल रहा होगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग को जुलाई के लास्ट वीक में एग्ज़ाम होने वाला, क्योंकि आप लोग 28, 29, 30 को देखिए आप लोग को डेट आ जाएगा दोस्तों। उसी टाइम में आप लोग को एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों। इसीलिए आप लोग ज़ोर शोर से तैयारी करते रहिए झारखंड महिला सुपरवाइजर का, क्योंकि ये बार बार मौका आप लोग को आने वाला नहीं है दोस्तों। इस बार मौका आया है आप लोग, इसीलिए आप लोग जम के तैयारी कीजिए। इसको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये वैकेंसी फिर दोबारा आप लोग को 10 साल के बाद ही देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए आप लोग ज़ोर शोर से तैयारी करते रहिए, क्योंकि ये झारखंड महिला सुपरवाइजर में एक सीट पक्का करना होगा। तो चलिए दोस्तों आगे देखिए दोस्तों, अगर आप लोग टेस्ट सीरीज प्राप्त करना चाहते हैं तो जोहार एग्जाम में संपर्क करके आप लोग टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। जो सारे सब्जेक्ट का आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा। देखिए इसमें आप लोग को सोशोलॉजी, साइकोलॉजी और होम साइंस, जो इसमें आप लोगों को टोटल 10 सेट मिलेगा दोस्तों। जो आप लोग को टोटल 10 सेट 200 में और अपना टेस्ट सीरीज में देखिए कि लगा के कि कितना स्कोरिंग आ रहा है दोस्तों। अब देखिए इस नंबर पर आप लोग कॉल करके आप लोग टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। जो हर एग्जाम में जो पेपर 1, पेपर 2 ये होगा, पेपर 3, ये सारे सब्जेक्ट का आप लोग टेस्ट सीरीज जो हर एग्जाम में प्राप्त कर सकते हैं, जो बेहतर से बेहतर तरीके से अपना रिजल्ट स्कोरिंग में पा सकते हैं दोस्तों। इसीलिए आप लोग टेस्ट सीरीज लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए बार बार अभी, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है दोस्तों, 10 से 12 दिन बचा हुआ है। इसीलिए आप लोग ज़ोर शोर से तैयारी करते रहिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि पोषण की स्थिति का मूल्यांकन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो भी पोषण की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए ऑब्जेक्टिव, तो उसका क्या है दोस्तों। तो पोषण स्थिति का मूल्यांकन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका भोजन की मात्रा निर्धारण करना, पोषण स्थिति का मूल्यांकन करना, शारीरिक व्यायाम का निर्धारण करना या सामाजिक स्थिति का मूल्यांकन करना। तो क्या होगा दोस्तों, पोषण स्थिति का मूल्यांकन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि पोषण स्थिति का मूल्यांकन करना, यही मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। आगे देखिए, अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा पोषण स्थिति का प्रत्यक्ष मूल्यांकन नहीं है। तो कौन सा है जो पोषण स्थिति का प्रत्यक्ष मूल्यांकन नहीं है दोस्तों। तो इसमें देना नैदानिक संकेत, आहार सर्वेक्षण, जैव रासायनिक परीक्षण या जैव भौतिक परीक्षण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो आहार सर्वेक्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आहार सर्वेक्षण। आगे देखिए, अब क्या है, नैदानिक संकेतों द्वारा पोषण की स्थिति के मूल्यांकन में निम्नलिखित में क्या देखा जाता है। तो निम्नलिखित में क्या देखा जाता है दोस्तों, बालों की स्थिति, त्वचा की स्थिति, आँखों की स्थिति या उपरोक्त में सभी। तो क्या देखा जाता है दोस्तों। देखिए कि नैदानिक संकेतों द्वारा पोषण की स्थिति, तो मूल्यांकन के लिए क्या देखा जाता है। तो इसमें चारों देखा जाता है, बालों की स्थिति भी, त्वचा की स्थिति को भी, आँखों की स्थिति और ये तीनों को देखा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखिए, अब देखिए क्या पोषण एंथ्रोपोमेट्री का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो किसके लिए क्या किया जाता है दोस्तों, ऊंचाई और वजन मापने के लिए, रक्त
परीक्षण के लिए, शारीरिक व्यायाम के लिए, आहार योजना के लिए। तो ये किसके लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो ऊंचाई और वजन मापने के लिए ये किया जाता है दोस्तों। आगे देखिए, क्वेश्चन में क्या है, बायो केमिकल परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बायोकेमिकल का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो देखिए ऑप्शन में क्या है कि आहार आदतों का मूल्यांकन करना, शारीरिक के भीतर पोषक तत्वों का स्तर जांचना, शारीरिक व्यायाम का मूल्यांकन करना, सामाजिक स्थिति का मूल्यांकन करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शरीर के भीतर जो भी पोषक तत्वों का स्तर जांचना है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। अब आगे देखिए, क्या है अगला क्वेश्चन में। तो यहाँ देखिए कि बायोफिजिकल परीक्षण का मुख्य उपयोग क्या है? तो बायोफिजिकल परीक्षण का मुख्य उपयोग क्या है दोस्तों? तो हड्डियों की घनत्व मापने के लिए, रक्त में शर्करा स्तर मापने के लिए, आहार योजना के लिए, वजन घटाने के लिए। तो बायोफिजिकल परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसका मुख्य उद्देश्य है हड्डियों की घनत्व को मापने के लिए इसका परीक्षण किया जाता है, बायोफिजिकल परीक्षण। आगे देखिए, देखिए आहार सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आहार सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? भोजन की मात्रा और प्रकार मूल्यांकन करना, शारीरिक व्यायाम का मूल्यांकन करना, सामाजिक स्थिति का मूल्यांकन करना या रक्त परीक्षण करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आहार सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका है मुख्य उद्देश्य भोजन की मात्रा और प्रकार का मूल्यांकन करना। आहार सर्वेक्षण का यही मुख्य उद्देश्य है। आगे देखिए, जीवित आंकड़े का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है दोस्तों? जीवित जो आंकड़े होते हैं वे किसके लिए उपयोग किए जाते हैं? जनसंख्या पोषण स्थिति का मूल्यांकन, भोजन की मात्रा मापने के लिए, रक्त में पोषक तत्व को स्तर जांचने के लिए, व्यायाम की योजना बनाने के लिए। तो ये किसके लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो ये जनसंख्या की पोषक स्थिति का मूल्यांकन करना। अब आगे देखिए, आगे क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषण मूल्यांकन का अप्रत्यक्ष तरीका कौन सा है दोस्तों? तो इसमें नैदानिक संकेत, जैव रासायनिक परीक्षण, आहार सर्वेक्षण या जैव भौतिक परीक्षण। तो पोषण मूल्यांकन का अप्रत्यक्ष तरीका क्या है दोस्तों? तो इसमें है आप लोग को कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो आहार सर्वेक्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा आप लोग को? आहार सर्वेक्षण। अब देखिए फिर आ गया दोस्तों, नैदानिक संकेत किस प्रकार का मूल्यांकन तरीका है दोस्तों? तो मूल्यांकन तरीका किस प्रकार का है दोस्तों? ये देखिए ये कैसा है? तो ये प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है, सामाजिक है या मनोवैज्ञानिक। तो ये कैसा है दोस्तों? ये अप्रत्यक्ष नहीं प्रत्यक्ष है दोस्तों, सॉरी क्या है? प्रत्यक्ष। अब आगे देखिए, आगे क्या है? बायोकेमिकल परीक्षण निम्नलिखित में से किसे मापता है? तो किसे मापता है दोस्तों? बायोकेमिकल परीक्षण किसको नापता है? तो रक्त की शर्करा को, हड्डियों की घनत्व, वजन या ऊंचाई। तो किसको नापता है? ये रक्त में शर्करा को। अब देखिए आहार सर्वेक्षण किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो आहार जो सर्वेक्षण होता है किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है या प्राप्त करता है दोस्तों? तो ये व्यक्ति के भोजन की आदतें, रक्त में पोषक तत्वों का स्तर, हड्डी की स्थिति, त्वचा की स्थिति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
व्यक्ति के भोजन की आदतें। इसका जो आहार सर्वेक्षण किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है, तो व्यक्ति की जो भोजन की आदतें होते हैं उसके बारे में आहार सर्वेक्षण का जानकारी प्रदान करता है। दोस्तों आगे देखिए, अब देखिए क्या है, देखिए दोस्तों ये तो हाँ ठीक, जीवित आंकड़े जो निम्नलिखित में कौन सी जानकारी शामिल होती है, तो जीवित आंकड़े में निम्नलिखित में कौन सी जो निम्नलिखित में कौन सा एक शामिल होते हैं, जन्म और मृत्यु दर, भोजन की आदतें, शारीरिक व्यायाम या सामाजिक स्थिति। तो क्या होते हैं दोस्तों इसमें जन्म और मृत्यु दर। अब आगे देखिए, अब देखिए पोषण एंथ्रोपोमेट्री के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन माप लिया जाता है, तो कौन माप लिया जाता है दोस्तों, ऊंचाई और वजन, रक्त में शर्करा, आहार योजना या हड्डी की घनत्व। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को, ऊंचाई और वजन हो जाएगा। देखिए फिर आ गया बायोफिजिकल परीक्षण का एक उदाहरण क्या है, तो इसमें देखिए बायोफिजिकल का उदाहरण क्या है दोस्तों, एक एक्सरे, रक्त परीक्षण, आहार सर्वेक्षण, सामाजिक स्थिति का मूल्यांकन। तो बायोफिजिकल का एक उदाहरण कौन सा है दोस्तों, तो एक्सरे है। क्या है, एक्सरे। अब आगे देखिए, अब क्या है, नैदानिक संकेत किस प्रकार के पोषण मूल्यांकन में उपयोग होते हैं, तो किस प्रकार होते हैं दोस्तों, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। तो किस प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष। आगे देखिए, अब देखिए क्या पोषण एंथ्रोपोमेट्री किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो ये किसके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो बच्चों के विकास के मापने के लिए, रक्त में पोषण तत्व को स्तर मापने के लिए, हड्डी की घनत्व को मापने के लिए या आहार योजना के लिए। तो ये किसके लिए है दोस्तों, तो भोजन में विकास को मापने के लिए महत्वपूर्ण क्या है, पोषण एंथ्रोपोमेट्री। तो ये भोजन बच्चों के विकास के मापने के लिए ये है दोस्तों। आगे देखिए, अब क्या है, बायोकेमिकल परीक्षण किसके लिए उपयोगी है, तो बायोकेमिकल जो परीक्षण है ये किसके लिए उपयोगी है दोस्तों, तो शरीर के भीतर पोषक तत्व स्तर जांचने के लिए, आहार आदतों का मूल्यांकन के लिए, सामाजिक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए, शारीरिक व्यायाम का निर्धारण करने के लिए। तो बायोकेमिकल परीक्षण किसके लिए उपयोगी है, तो ये आप लोग का है शरीर के भीतर पोषक तत्व का स्तर जांचने के लिए बायोकेमिकल का परीक्षण हम लोग करते हैं। आगे देखिए, अब क्या है कि आहार सर्वेक्षण किस प्रकार की जानकारी एकत्र करता है, तो आहार सर्वेक्षण है जो किस प्रकार की जानकारी को एकत्र करता है दोस्तों, तो ये किस प्रकार की जानकारी को एकत्र करता है, भोजन की मात्रा और प्रकार, शारीरिक व्यायाम, रक्त में शर्करा, हड्डियों का घनत्व। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भोजन की मात्रा और प्रकार। देखिए दोस्तों ये थोड़ा रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा हो गया है, रिपीटेड हो गया है, इसमें थोड़ा सॉरी मिस्टेक हो गया है आप लोग को। हम लोग से कंटेंट में देखिए आप लोग से नहीं हुआ, हम लोग से हुआ है, ये मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ देखिए फिर से हम लोग चलते हैं। तो हाँ ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी है, क्या हो गया है कंटेंट में, हाँ देखिए ये है आप लोग को 21 नंबर का क्वेश्चन कि पोषण की स्थिति का आकलन क्यों महत्वपूर्ण है, तो पोषण की स्थिति का आकलन क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो पोषण की स्थिति का आकलन हम लोग क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये बीमारी की पहचान करना, पोषण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, पोषण की स्थिति का सुधार करना, या उपरोक्त में सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपरोक्त में सभी। अब देखिए पोषण स्थिति का आकलन
के प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो पोषण की कमी को पहचानना, खाद्य सहायता का वितरण, स्वच्छता सुधार, पर्यावरण सुधार। तो पोषण स्थिति आकलन में प्रमुख उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसका है पोषण की कमी को पहचानना, इसका मेन यही उद्देश्य है। अब आगे देखिए, देखो क्लिनिकल साइन का उपयोग किस प्रकार पोषण आकलन में किया जाता है? तो क्लिनिकल साइन का उपयोग किस प्रकार के पोषण आकलन में किया जाता है? प्रत्यक्ष में, अप्रत्यक्ष, व्यक्तिगत या सामूहिक। तो किस प्रकार किया जाता है? प्रत्यक्ष रूप से। आगे देखिए, अब देखिए पोषण आकलन के लिए न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोमेट्री में किसका उपयोग किया जाता है? तो रासायनिक परीक्षण, शारीरिक माप, आहार संरचना, जीव सांख्यिकी। तो किसका किया जाता है दोस्तों उपयोग? तो इसमें शारीरिक माप का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, जैव रासायनिक परीक्षण पोषण की स्थिति को किस प्रकार मापते हैं? तो किस प्रकार मापते हैं दोस्तों? तो जैव रासायनिक परीक्षण पोषण की स्थिति को किस प्रकार हम लोग नापते हैं? तो रक्त और मूत्र परीक्षण से, आहार डेटा संग्रह से, ऊंचाई और वजन मापना, या दृश्य निरीक्षण। तो जैव रासायनिक परीक्षण जो पोषण की स्थिति को किस प्रकार मापते हैं? तो हम लोग इसमें मापते हैं रक्त और मूत्र परीक्षण को मापते हैं। अब देखिए क्या यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, क्या किस प्रकार के परीक्षण में शारीरिक कार्यों का आकलन किया जाता है? तो किस प्रकार के जो आकलन है उसमें शारीरिक आकलन किया जाता है? तो क्लिनिकल साइन, न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोमेट्री, या बायोफिजिकल टेस्ट, या आहार सर्वेक्षण। तो किस में किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी में किया जाता है। किस में? बी में। आगे देखिए, देखिए आहार सर्वेक्षण का उपयोग किस प्रकार आकलन में किया जाता है? तो आहार सर्वेक्षण का उपयोग किस प्रकार के आकलन में किया जाता है? तो इसमें प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष से, जैव रासायनिक से, क्लिनिकल से। तो इसे किसे किया जाता है? अप्रत्यक्ष रूप से आहार सर्वेक्षण में किस प्रकार का आकलन किया जाता है? तो अप्रत्यक्ष। देखिए दोस्तों 26 नंबर का क्वेश्चन मिस्टेक होगा, इसका बायोफिजिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका बायोफिजिकल ना है। जो देखिए थोड़ा इसमें देखिए कि किस प्रकार के शारीरिक कार्यों के लिए आकलन है दोस्तों? तो ये आप लोगों को बायो फिजिकल टेस्ट है। क्या है? बायो फिजिकल। थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गया, थोड़ा सॉरी। अब देखिए आहार सर्वेक्षण में क्या मापा जाता है? तो आहार सर्वेक्षण है जो उसमें क्या मापा जाता है? उसमें खाद्य खपत पैटर्न मापा जाता है, जैव रासायनिक स्तर, शारीरिक माप, या शारीरिक क्रियाशीलता। तो आहार सर्वेक्षण में क्या मापा जाता है? तो इसमें खाद्य खपत पैटर्न मापा जाता है। देखिए जीवन सांख्यिकी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो जीवन सांख्यिकी का उपयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? तो शारीरिक माप के लिए, जैव रासायनिक परीक्षण के लिए, स्वस्थ और मृत्यु दर के आंकड़े को, या आहार पैटर्न को। तो जीवन सांख्यिकी का उपयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? तो ये स्वस्थ और मृत्यु दर के आंकड़े के लिए। आगे देखिए कि कौन सा विधि पोषण की प्रत्यक्ष आकलन विधि नहीं है? तो इसमें से कौन सा विधि है जो पोषण विधि का प्रत्यक्ष आकलन विधि नहीं है दोस्तों? तो इसमें कौन सा प्रत्यक्ष आकलन विधि नहीं है? तो इसमें आहार सर्वेक्षण नहीं है।
देखिए न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोमेट्री निम्नलिखित में कौन सा माप सही है, तो इसी में कौन सा है दोस्तों, तो इसमें ऊंचाई और क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या है, देखिए ये भी थोड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये ऊंचाई और वजन हो जाएगा। चले रिपीटेड से कोई नहीं, आप लोग को रिवीजन हो रहा है, इससे समझे, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को दोबारा देखिए तो आप लोग को रिवीजन हो रहा है। अब देखिए जीवन सांख्यिकी में क्या शामिल नहीं है, तो जीवन सांख्यिकी में क्या शामिल नहीं है, तो मृत्यु दर, जन्म दर, खाद्य खपत, रोग दर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खाद्य खपत। देखिए बायोफिजिकल टेस्ट का उदाहरण क्या हो सकता है, तो एक्सरे और MRI। देखिए वहाँ हम लोग को पहले एक्सरे पढ़े थे, बायोफिजिकल टेस्ट, तो इसमें और हो सकता है एक्सरे और MRI हो सकता है दोस्तों बायोफिजिकल टेस्ट का उदाहरण। अब आगे देखिए, क्या पोषण आकलन के लिए प्रत्यक्ष विधि के लाभ क्या है, तो पोषण आकलन के लिए प्रत्यक्ष विधि का लाभ क्या है दोस्तों, त्वरित परिणाम, विस्तृत डेटा, सटीकता, उपरोक्त में सभी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में सभी हो जाएगा। आइए देखिए, अब देखिए आहार सर्वेक्षण में कौन सी जानकारी शामिल हो सकती है, तो आहार सर्वेक्षण में कौन सी जानकारी शामिल हो सकती है दोस्तों, तो व्यक्तिगत खाद्य खपत, स्वस्थ रिकॉर्ड, जैव रासायनिक स्तर, शारीरिक गतिविधि, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत खाद्य खपत हो जाएगा। आगे देखिए, अब देखिए क्या है, न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोमेट्री में सबसे आम उपाय क्या हो सकता है, तो इसमें सबसे आम उपाय क्या हो सकता है, रक्त शर्करा, बॉडी मास इंडेक्स, आहार विश्लेषण, जीवन सांख्यिकी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बॉडी मास इंडेक्स हो जाएगा। नेक्स्ट, देखिए आहार सर्वेक्षण के दौरान किस विधि का उपयोग किया जा सकता है, तो किस विधि का उपयोग किया जा सकता है दोस्तों, इसमें देखिए क्या है, 24 घंटे की आहार स्मरण, रक्त परीक्षण, शारीरिक माप या एक्सरे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 24 घंटे की आहार स्मरण। अब देखिए पोषण की स्थिति और जैव रासायनिक आकलन किस प्रकार किया जा सकता है, तो ये किस प्रकार किया जा सकता है दोस्तों, रक्त में विटामिन स्तर मापकर, ऊंचाई और वजन मापकर, आहार पैटर्न देकर, शारीरिक कार्य का निरीक्षण करके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रक्त में विटामिन स्तर मापकर। आगे देखिए, देखिए क्या है कि क्लिनिकल साइन के उदाहरण क्या है, तो क्लिनिकल साइन के उदाहरण क्या है दोस्तों, तो बालों का झड़ना, त्वचा का रंग, भोजन की खपत, वजन का माप या शारीरिक व्यायाम, तो क्लिनिकल साइन के उदाहरण क्या है दोस्तों, तो इसके उदाहरण क्या है, बालों का झड़ना और त्वचा का रंग, ये क्लिनिकल साइन का एक उदाहरण है। देखिए लास्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है, प्रत्यक्ष आकलन विधियां का उपयोग क्यों किया जाता है, तो क्यों किया जाता है दोस्तों, सटीक पोषण स्थिति मापने के लिए, खाद्य पैटर्न का विश्लेषण करने के लिए, जीव सांख्यिकी को समझने के लिए, या सभी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रत्यक्ष आकलन विधि का उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसमें सटीक पोषण स्थिति मापने के लिए प्रत्यक्ष आकलन किया जाता है दोस्तों, ये विधि
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग का यूनिट 10 में, जो आप लोग का रेगुलर आप यूनिट होगा, जो एग्ज़ाम से पहले सारा यूनिट आप लोगों को ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आप लोग टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो जो हर एग्ज़ाम में आप लोग होम साइंस का टेस्ट सीरीज संपर्क करके ले सकते हैं दोस्तों, जो आप लोगों को सारा टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएगा दोस्तों, जो आप लोग टाइम पर। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।